नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। मैं हूं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं इको स्टडी। आज हम लोग बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है कि एक छात्र के जीवन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, व्हाट शुड टू डू एंड व्हाट शुड नॉट टू डू। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही एक छात्र का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हम जो चीज कर रहे हैं उसका आगे क्या सफलता हमें मिलेगी। ये चीजें उनको पहले से पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो है ही, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप, पेरेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि उनको भी ये चीजें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए क्या चीजें सही है, क्या चीजें सही नहीं है, क्या चीजें उनको चाहिए, क्या चीजें उनको नहीं चाहिए। तो ये उनको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि बचपन से ही हमारा आदत होता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, चलते आता है, दैट इज स्कूल जाना, सुबह को 7 बजे 8 बजे स्कूल, 2-3 बजे स्कूल से आना, फिर खाना खा करके कहीं ट्यूशन क्लासेस, चाहे तो घर पे चाहे तो बाहर, फिर रात को 2-3 घंटे स्टडी करना। ये हमारा बचपन से शेड्यूल चला आता है। इस दिनचर्या को हम लोग फॉलो करते हैं बचपन से। लेकिन क्या बात आता है कि यही दिनचर्या हमारा पूरे जो स्कूल की जिंदगी है, क्या यही पूरे दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए हर समय? अगर हम बड़े भी हो गए, अगर हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी पहुंच गए, तो क्या यही दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए? तो मेरा उत्तर है नहीं। अब क्यों नहीं उत्तर है, इसको जानने के लिए ये वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी होगा। देखिए, बचपन में हमें स्कूल जाना, कोचिंग जाना, इतना बिजी शेड्यूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें बचपन में सिखाया जाता है अनुशासन, डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन कैसे कि एक जगह पे बैठना, एक स्कूल में रहना, उतने घंटे पढ़ाई करना, है ना। साथ ही साथ बिहेवियर, कि कैसे बिहेव आप कर रहे हो बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो ये सारे चीजें आपको अर्ली फेज ऑफ लाइफ में सिखाया जाता है, लाइक नर्सरी, प्रे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब उस टाइम का होता है। फिर क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका शेड्यूल में चेंज आना चाहिए। क्योंकि आप एक ही चीज करते 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 आते हुए ना, वही चीज चलता आ रहा है, तो आप बोर होते हैं। लेकिन ये मेरा रीजन नहीं है, मेरा रीजन अलग है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि 6, 7, 8, 9, 10 में आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप, पहला रीजन कि आप स्कूल में अगर सपोज चैप्टर पढ़ रहे हैं, परसेंटेज, आपका कोचिंग में चैप्टर चल रहा है सपोज प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर क्या हुआ, आपका परसेंटेज यहां आप पढ़ रहे हैं, उसी टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। दोनों का आधा अधूरा कॉन्सेप्ट रहा और हमेशा के लिए वो रह लेगा पूरा जिंदगी भर के लिए। फिर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी चीज का आगे जाकर के तैयारी करेंगे, तो फिर से आप परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर से आप एनसीईआरटी, फिर से आप आर एस अग्रवाल को पलटिएगा, है ना। इसलिए पहला जो प्रॉब्लम आता है, ये पहला दिक्कत। दूसरा दिक्कत हम बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है, उनको कितने घंटे, कोई स्टूडेंट 10 घंटे 12 घंटे पढ़ करके सक्सेसफुल नहीं, उनको 3-4 घंटे ही अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट के लिए, वो है अपने ऊपर काम करना। स्कूल में पढ़ाया ठीक है, कोचिंग में पढ़ाया ठीक है, तुम कब पढ़े बताइए? रात को? हाँ, रात को पढ़े होगे। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट होगे तो जरूर पढ़े होगे ना, तो आप माँ बाप को दिखाने के लिए कि हाँ हमारा बेटा पढ़ रहा है, तो आप बुक पलट रखे होगे, जो कि ये सही नहीं है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो सीखना है कि अपने ऊपर कैसे काम करें, हर एक स्टूडेंट को, कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या पाना है जिंदगी में, और उस तरीके से हम निर्णय लेंगे। अपने ऊपर काम करना, खुद से पढ़ना, स्कूल में पढ़े ठीक है, कोचिंग में पढ़े ठीक है, खुद से काम कर। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं खुद के ऊपर काम कर सकूं, तो कोचिंग जाना जरूरी है, वो आपके लिए। अगर स्कूल में आप नहीं समझ रहे कोई चीजों को, तो कोचिंग पकड़िए। अगर समझ रहे हैं तो कोचिंग पकड़ना बिल्कुल बेकार है। समझ रहे हैं? मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आप बच्चों को जानिए कि आपके बच्चे कैसे। ये नहीं कि सभी चीज ये कर रहे हैं तो आपके बच्चों को भी ये चीज करना चाहिए, आपके बच्चे को भी कोचिंग जाना चाहिए।
उनकी बातों को सुनिए। अगर उनको स्कूल में समझ आ रहा है तो ठीक है, वो उतने घंटे रह करके खुद से 1 घंटे भी, वो 2 घंटे की कोचिंग है, वो 1 घंटे भी खुद से अगर पढ़ाई कर लेंगे तो मोर देन इनफ। समझ रहे? तो इसलिए अपने ऊपर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है सभी को। और क्यों मैं कह रहा हूं, इसका भी आगे उदाहरण मैं देता हूं। इसका उदाहरण यह है कि आप, अगर मैं क्लास 10-9 की अगर बात करूं तो कोई मैं चैप्टर मैथ्स का उठाता हूं, सपोज ट्रिगोमेट्री को उठाया, तो कोचिंग अभी, स्कूल अभी, ठीक है ना, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बोर्ड में गया, आधा अधूरा कॉन्सेप्ट, आधा अधूरा लिखा, आधा अधूरा हमारा मार्क्स आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इससे निपटने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे निपटने के लिए जब आपका स्कूल में पढ़ाई हो रहा हो ना, तो आप उस चैप्टर को समझ लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर ये बातें कही गई है। पहला चीज ये कि एक बार आप पहली बार जब किसी भी चैप्टर को पढ़े तो वो स्कूल में आपने पढ़ा, स्कूल में पढ़ने के बाद एक वो चैप्टर को जिस टाइम आप पढ़े उसी के कुछ दिन बाद आप क्या करें, उस चैप्टर को रिवाइज करें। चाहे तो आप कोचिंग जा रहे हो तो आपका रिवाइज वो करा देंगे, अगर नहीं जा रहे हैं तो आप खुद से वो उस चीजों को रिवाइज करें। और रिवाइज करने के बाद बुक को भीगे नहीं, उसका एक नोट्स बनाइए कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर हैं चीजें। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपको सही मायने में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, तो ये अप्रोच को आपको फॉलो करना है कि स्कूल में पहली बार पढ़े, दूसरी बार चाहे तो कोचिंग से, चाहे तो खुद से मैं उस चीज को रिवाइज कर लिया, तीसरी बार जब मैं वो पढ़ूंगा वो चीज को, तो मैं क्या करूंगा, नोट्स बनाऊंगा। और नोट्स कैसा होगा, सपोज मैंने बोला कि कोई चैप्टर ए है, ए चैप्टर में क्या होगा कि आप अगर उठाएंगे आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी, तो उसमें मैथ्स की अगर बात करते हैं तो मैथ्स में क्या होगा, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, सपोज ये 4 एक्सरसाइज आपने पढ़ा कोई चैप्टर कोई स्कूल के अंदर और पता चला हाँ ये 4 एक्सरसाइज है। स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है पहला एक्सरसाइज सॉल्व करके आ जाना, पढ़ा दिए हैं बाकी सॉल्व कर लेना, दूसरा एक्सरसाइज पढ़ा दिए हैं बाकी सॉल्व करके आ जाना, इस तरीके से। तो क्या इससे आप अच्छे मार्क्स ले आओगे? क्या इससे आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे? नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ाई होता है। पढ़ाई का मतलब है कि आप अगर एक बार पढ़ लिए, एक बार चीजों को जान लिए, उसके बाद क्या है कि हर एक चैप्टर आपको कुछ बताना चाहता है, हर एक चैप्टर आपको कुछ ज्ञान देना चाहता है, और उसको समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या चैप्टर ये बताना चाहता है, क्या ये चैप्टर बुक आपको बोलना चाह रहा है, उस चीजों को सुनना इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर एक्सरसाइज नंबर 1 में बात करें तो सपोज 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में मात्र ये 4 फार्मूले हैं या 2-3 फार्मूले हैं जो कि यूज आ रहे हैं, ABCD। ये 4 फार्मूले के यूज करके हम 20 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन को बना देंगे, इसी को घुमा फिरा करके पूछते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से पहले एक्सरसाइज है, इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस चीज को क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट। ये हमारे कॉन्सेप्ट है जो कि पहले एक्सरसाइज, ये कॉन्सेप्ट अगर हम जानते हैं तो हम ये एक्सरसाइज जानते हैं। उसी तरीके से दूसरे के अंदर भी सपोज 4 है, तीसरे के अंदर भी सपोज 4 कॉन्सेप्ट, चौथे के अंदर भी 4 कॉन्सेप्ट। तो ये पूरे चैप्टर जो ए चैप्टर है इसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट, 16 कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट, 16 कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा, अब कभी भी आप इस चैप्टर को कोचिंग में पढ़ रहे हो या एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर रहे हो, तब आप क्या करेंगे, ये जो 16 कॉन्सेप्ट का आपने जो नोट्स बनाया है 2-3 पेज के अंदर, नोट्स जो आपने बनाया है 3-4 पेज के अंदर किसी भी चैप्टर का, इस 16 कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद आपका क्या है, आप सिंपली कोई भी एक्सरसाइज बनाना है, आपको ध्यान में होगा, बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेगा, इस एक्सरसाइज के अंदर 4 कॉन्सेप्ट और ये 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। और इस तरीके से फिर से आपको चीजों को ये नहीं जानना नहीं पड़ेगा कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। फिर से आपको स्कूल के कॉपी को पलटना नहीं पड़ेगा, फिर से आपको छापना नहीं पड़ेगा कि फिर से चलो कोचिंग में ये ऐसे बताए थे छाप लो। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आपको सही मायने में समझना है, सही मायने में किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, तो जो चैप्टर बताना चाह रहा है
उसको आपको जानना होगा, और जानने के लिए आपको नोट्स बनाना होगा ताकि आप उसको भूले नहीं, आप एग्जाम टाइम में आसानी तरीके से रिवाइज कर सके। गेटिंग? तो इसलिए नोट्स जो है वो आपके जिंदगी में 7-8 से स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वां-8वां क्लास से आप शुरू कर दीजिए नोट्स बनाना। हाँ, स्टार्टिंग के ईयरली फेज में हल्का प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए हम कर रहे हैं 7-8 से, ताकि 9-10 आते आते आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, कितना हमें रखना है, क्या क्या चीजें लिखना है जो कि इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं ये चीज? अब फायदा क्या है नोट्स बनाने से, मैं आपको बताता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा। सपोज आप क्लास 10 का बोर्ड दे रहे हैं, बोर्ड में एक ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, सपोज तीसरा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ गया, तीसरा एक्सरसाइज आइडेंटिटी से कोई क्वेश्चन आ गया। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3 में था, और 3 में हमने ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। यस और नो? यस। और यही 4 कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब कौन सा वो 4 कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आप क्वेश्चन के हिसाब से यूज कर लेना। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम टू सेम तो आपका बुक से मिलते हुए तो नहीं आएगा, बोर्ड में कुछ डिफरेंट ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां से है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, तुरंत आपका क्लिक होना चाहिए, तुरंत आप उसको इंप्लीमेंट करें, तो आपको सही में एक्चुअल आंसर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए नोट्स आपके जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फेज में हो, आप एसएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रही हो या रहे हो, तो आपके लिए नोट्स इज बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम नहीं चलना। ठीक है? आप बोलोगे कि टीचर जो है वो स्कूल के अंदर नोट्स लिखा देते, क्या वो सफिशिएंट है? तो मैं कहूंगा वो आपके अनुसार से, अगर आप उस चीजों को समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से तो वो ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नोट्स जो है वो आपका होना चाहिए, क्योंकि टीचर ने अपने लैंग्वेज में उस चीज को लिखाया है। बुक का कुछ अपना लैंग्वेज है और कुछ आपका अपना लैंग्वेज होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में टीचर तो नहीं लिखने जाएगा, कौन लिखने जाएगा? आप। तो नोट्स किसका? आपका होना चाहिए, आपके लैंग्वेज में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको, नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक चैप्टर का नोट्स रखिए। लाइक अगर हम बात करें कि क्लास 10th का बोर्ड अगले साल देने जा रहे हैं, तो क्लास 10th के अंदर अगर 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, सपोज 12-14 इतना ही होगा, तो आपका 4 पेज के अंदर अगर हर चैप्टर का नोट्स है 3-4 पेज के अंदर, तो आपका 50 पेज के अंदर पूरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट होगा, पूरे मैथ्स का कॉन्सेप्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सोचिए, जब एग्जाम टाइम 1-2 दिन पहले, अगर मैथ्स का पेपर है 1-2 दिन पहले की अगर बात करते हैं, 50 पेज के अंदर पूरा चीज है आपका, कितना आसानी होगा आपके लिए। फिर से वो बुक उठाना, फिर से रगड़ना, ये चैप्टर बनाओ, ये चैप्टर बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो देखो, नॉट। हमने पढ़ रखा है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा चीज है, हम इसको रिवाइज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, बस इतना से मतलब, और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यही दिक्कतें होती, दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं नॉर्मली कि एग्जाम टाइम आया, बुक पलटना शुरू, रिवाइज बनाना शुरू, क्लास में क्या पढ़ाए, कोचिंग में क्या पढ़े, देखना शुरू। किस तरीके से? देखने से काम नहीं चलने वाला। उसके लिए क्या कि जब आप पढ़ रहे हो तभी आप अपने लैंग्वेज में उस कॉन्सेप्ट को लिखिए, जो आपको बाद में जाकर के एग्जाम टाइम में बहुत आसान करेगा। देखिए ना, आप 50 पेज में हो गया सब चीज, कितना आसान होगा आपके लिए, है ना? रिवाइज करना, इंप्लीमेंट करना, सब चीज आप एक तरीके से समझिए। बाद में जाकर के क्लास 10th का कहिएगा ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें आपको जरूर करना है कि हर एक चैप्टर का नोट्स बनाना है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। साइंस के अंदर कैसे बनाएंगे? तो साइंस के अंदर क्या, 9-10 के अगर छात्र हैं तो उनको हम कहेंगे कि एनसीईआरटी के सिवा आप कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपको एनसीईआरटी के सिवा कुछ पढ़ने के लिए कह रहा है साइंस के अंदर, वो बेवकूफ है। क्या है? बेवकूफ है। गेटिंग माय पॉइंट?
तो जो एनसीईआरटी है उसी से पूछेंगे, उसी के अंदर से आएगा और वही कॉन्सेप्ट है। बाकी आप अगर कोई भी बुक एशचंद वगैरह सबको उठा लीजिए तो वो कुछ नहीं करता है। लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में लिख देगा, थोड़ा फिगर रंगीन वगैरह डाल देगा, कलरफुल रहेगा, 400-500 रुपए लेगा, तब आपको अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा महंगा बुक पढ़ रहा है। लेकिन वो बुक कोई काम के नहीं है। इसलिए स्टूडेंट या माता पिता उनको मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ साइंस के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें। थोड़ा सा फिजिक्स के लिए इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल वो भी न्यूमेरिकल के लिए ऐसे एनसीईआरटी से ही आते। तो 95% से ज्यादा जो वो है वो आपका एनसीईआरटी ही से आएंगे। रिमेंबर दिस वर्ड। इसलिए फालतू के जो टीचर है एशचंद या कोई और पब्लिकेशन का या एचसी वर्मा, लिव दोज स्टफ, बिल्कुल वो सब चीज बेकार है, आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ओके। अब क्या है कि साइंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइंस के अंदर क्या होता है कि हर चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप 9-10 में हैं तो क्या देखेंगे कि सपोज मैंने 2-3 पेज पढ़ा, 2-3 पेज पढ़ने के बाद 3-4 क्वेश्चन होता है, 3-4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये एक्सरसाइज की तरह डिवाइड करता है। इसके बाद होगा फिर से 2-3 क्वेश्चन होगा, 1-2-3, फिर से ये 2-3 पेज में होगा, समझ रहे ना? तो ये क्या करता है, क्वेश्चन से ऊपर समझिए ये एक्सरसाइज है। जैसे मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज नंबर 1, ये एक्सरसाइज नंबर 2, ये एक्सरसाइज नंबर 3। गेटिंग माय पॉइंट? अब एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर ये चीजें बताई गई है, एक्सरसाइज 2 के अंदर ये, एक्सरसाइज 3 के अंदर ये, एक्सरसाइज 4 के अंदर ये। 20 पेज का चैप्टर है, उसको आप 3-4 पेज के अंदर नोट्स में कंक्लूड कर दो कि ये बातें कही गई है। जो आपके दिमाग में समझ में आया है वो चीजें आप नोट्स के अंदर लिख दो। जो आपके टीचर ने बताया है, कोचिंग वाले ने बताया है, उस चीज को समझ करके और अपने हिसाब से समझ करके आप नोट्स बना लो। और इससे क्या होगा, आपका फिर से 50 पेज के अंदर साइंस का नोट्स हो जाएगा, एग्जाम टाइम में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज है। नोट्स सिर्फ अच्छा नंबर लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स जो है आने वाले जिंदगी में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? अगर आपको सपोज बोलता हूं मैं कि अगर आपको यूपीएससी के अंदर आना है सपोज, तो इसके अंदर 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में हर एक पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन, मतलब लगभग आपको 20 क्वेश्चन लिखना होता है। लगभग आपको 200 क्वेश्चन या 160 क्वेश्चन लिखना होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सोच सकते हो आप कितना आपको लिखना है, समझ रहे हैं? तो इसलिए नोट्स जो है आपका वे ऑफ थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं उस चीज को पेज पे उतारना इज मोर इंपॉर्टेंट। गेटिंग? और ये कैसे आता है, नोट्स बनाते बनाते आता है। जो कि बिहारी वाले लोग जो हैं, मैं ये नहीं करता हूं, बिहार वाले लोग बहुत तेज होते हैं, माइंड से बहुत तेज होंगे, समझदारी उनका बहुत होगा, समझ वो तुरंत जाएंगे, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उस चीज को पेपर पे लिखना उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते जितना बाकी स्टेट वाले लोग कर पाते। वाई? बिकॉज लैक ऑफ नोट्स। वो नोट्स नहीं बनाते, उनको टीचर सजेस्ट नहीं करते, टीचर जो लिखाते हैं वो लिखते चले जाते। अरे भैया, एग्जाम में आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आप नोट्स बनाओ अभी से अपने लैंग्वेज में, तभी आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। नहीं तो क्या करोगे, टीचर का नोट्स को रटोगे, कितना रटोगे, कब तक रटोगे? गेटिंग माई पॉइंट्स? एक और डिफरेंसेस है कि दिल्ली और बिहार वाले बच्चे में क्या डिफरेंस होता है, जो मैं अभी तक समझाऊं। दिल्ली के बच्चे जो हैं वो जितना पढ़ते हैं जितना काम है, जितना जो चीजें पढ़ते हैं जितना काम है, और वो जो पढ़ते हैं उस चीज को पेपर के ऊपर लिखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना? जैसे नंबर दिया जाता है जिस मुताबिक, उस मुताबिक वो लिखते हैं। अगर बिहार वाले बच्चों की बात करें, समझदारी बहुत बड़े लेवल का, बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं, सिर्फ वही नहीं उसके ऊपर भी समझते हैं, लेकिन उस चीज को लिखना, इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट उनके लिए, हमारे लिए भी था, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इस डिफिकल्टी को खत्म करने के लिए आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको सिखाएगा कि कैसे जो चीज सोच रहे हैं एग्जाम टाइम में उसको हम पेपर पे इंप्लीमेंट करें अपने वर्ड के अंदर। समझ रहे हैं?
तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई बिहार वाले बच्चों का मार्क्स आ रहा है 80%, 85%, जो कि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल से हैं, नॉर्मल कोई बैकग्राउंड, कोई गांव के स्कूल से हैं, तो वो समझिए कि दिल्ली में अगर वो रहते तो उनका मार्क्स जो होता ना 10 से 15% ज्यादा होता, 10 से 15% ज्यादा होता। इतना बड़ा डिफरेंस है एक स्टूडेंट जो दिल्ली में है और बिहार में, नॉलेज सेम लेवल का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के कारण आपका क्या आ गया, मार्क्स कम आ गया। समझ रहे हैं? तो इस 10 से 15% को डिफरेंस को कम करने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। हाँ, तो इसलिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से कि आपका समझना इंपॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हम समझ रहे हैं कि नहीं। आपका काम करना इंपॉर्टेंट है, आपने काम किया या नहीं किया, आपने अपना 100% दिया या नहीं दिया। अगर आपने अपना 100% दिया है तो आप रिजल्ट की चिंता नहीं करें। हो सकता है इस बार खराब आया हो, अगली बार नहीं, हो सकता है अगली बार भी खराब आया हो, उसके अगली बार नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए आपका काम है मेहनत करना, अपना 100% देना। हर बार अगर जो क्लास 10th का जिनका रिजल्ट आया है या 12th का रिजल्ट आया है तो वो डीमोटिवेटेड रहते हैं, मेरा मार्क्स कम आया, मेरा मार्क्स कम आया, मेरा 60%, मेरा 70%। हम वैसे ही लोगों से बात करते हैं जिसका 60-70% आता है। समझ रहे? क्यों बात करते हैं? क्योंकि 90-95 वाले को तो हर एक माँ बाप जो है, पूरा सोसाइटी उसको पूज रहे होंगे। समझ रहे? लेकिन 60-70 वालों का एक उसका मार्क्स उसको जस्टिफाई नहीं करता कि वो कैसा है। वो कम मार्क्स लाया है इसका मतलब नहीं वो कम है तेज पढ़ने में, ऐसा नहीं है। वो कम मार्क्स लाया है क्योंकि वो 2-3 घंटे के अंदर जो चीजें उसको लिखनी चाहिए थी, जो चीजें उसको दिमाग में क्लिक करना चाहिए थी, जो चीजें पेपर के अनुसार से लिखनी चाहिए थी, वो बेचारा नहीं लिख पाया जानते हुए भी। गेटिंग माई पॉइंट? इस कारण वो 60-70-80% पे अटक गया। समझ रहे हैं ना? इसलिए वो 2-3 घंटे 4 घंटे आपको जस्टिफाई नहीं करते, आपके बाल बच्चों को जस्टिफाई नहीं करते कि वो कैसे हैं। हो सकता है वो अच्छा जाए, हो सकता है वो खराब जाए। हाल ही में एक न्यूज में देख रहा था कि एक बच्चे ने 35% मार्क्स लाया, उसके माँ बाप इतने खुश हैं, वो फोटो डाल रहे कि मेरा बेटा पास हो गया। क्योंकि आप अपने बच्चे की जो है वो सैक्रिफाइस देखिए, उसकी मेहनत देखिए, क्या मेरा बेटा ने मेहनत किया था या नहीं किया था। किया था तो मत सोचिए, सोसाइटी उसे कुछ भी कहे, लेकिन आप ही सिर्फ हैं जो उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हाँ बेटा हम तुम्हारे साथ। तो इसलिए उसको ये मत बोलिए तुम पढ़ा नहीं, तुम क्या किया, तुम आवारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे कहिएगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत ही छोटा अभी उम्र है, 15 साल है, लगभग अभी 20% भी अपना जिंदगी का वो नहीं जिया है। इसलिए ऐसे कह करके उसे अंधकार में नहीं डालिए। कम भी मार्क्स लाया है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना, अपना 100% देना, आना नहीं आना कोई बात नहीं, आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए पेरेंट्स को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चे के मेंटल स्टेट को वो खराब नहीं करे, उनको प्रोत्साहन दे, चाहे जितना भी खराब मार्क्स क्यों नहीं आए। ठीक है, बस उनको सजेस्ट करे क्या सही है क्या गलत है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, इसके बाद एक लास्ट जो बात हमको करनी है आज के लेक्चर में वो है कि हर एक बच्चे जो है ना, ये जिंदगी में जो आया है हर एक कोई वो कुछ ना कुछ मकसद के लिए आया है। आप आए हैं, हम आए हैं, कुछ ना कुछ मकसद के लिए आए। आपका जो स्टेट में अभी फैमिली है, जिस कंडीशन में अगर आपका अभी फैमिली है, उस कंडीशन से आपको ऊपर उठाना है। क्या उठाना है? ऊपर उठाना है। कैसे ऊपर उठा सकते हैं? सबसे पहला 3 काम आपको करनी। कितना काम? 3 काम। सबसे पहला काम करना है, अपने आप से पूछना है कि हमें क्या करना है। व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या करना है या हमें क्या करना है? सबसे पहला काम अपने आप से पूछो, तुम्हें क्या करना है। दूसरा चीज, अगर मैंने सोच लिया कि सपोज मुझे यूपीएससी करना है, हमें आईएएस बनना है, उसके बाद हमें क्या करना होगा इसके अंदर? बिलीव। कि आपको बिलीव करना होगा कि हाँ हम बनेंगे, हम एक दिन बनेंगे। तो ये आपको बिलीव आपके अंदर होना चाहिए।
ठीक है ना। बिलीव होने से क्या होगा, ये है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूं कि हाँ मैं ये बनूंगा, वैसा ही मेरा फीलिंग्स होगा और वैसा ही मेरा एक्शन होगा। हम अगर अभी सोच रहे हैं कि हाँ ये मुझे काम, तो आप भी सोच सकते हो कि आप जो चीजें सोच रहे हैं वही चीजें आपको फील होता है कि ये चीजें फील होता है, और वही चीज फील होकर के एक्शन में कन्वर्ट होता है। अगर आपने रात को सोते टाइम सोचा है अच्छा कल इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है आने वाला है, ठीक है ना, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच है, आईसीसी टूर्नामेंट है, तो कल क्या होगा, आप जाएंगे उसी चीज को फील करेंगे, कब आएगा मैच, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, है ना, कुछ मैच देखेंगे, कुछ टीवी में देखेंगे। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप फील करोगे और वैसा ही आप एक्शन करोगे। इसलिए आप पहले सोचो कि हमें क्या बनना है, और जैसा आपने सोचा उसी तरीके से आपका फीलिंग होगा। कि हमें अगर आईएएस बनना है तो आपको फील होने लगेगा कि एक आईएएस बनने का क्या फील होता है, वो महसूस करो अपने अंदर। और महसूस, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी भी केस को उठा सकते हो, और महसूस करने के बाद आप क्या होगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फिर वो वीडियो जाकर के मैच का नहीं देखोगे, वो वीडियो जाकर के आप किसी का इंटरव्यू सुनोगे, है ना, कैसे बनना जाता है, कैसे किया, क्या काम किया जाता है, वो चीजें के ऊपर आप ध्यान दोगे। समझ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज है आप अपने आप से पूछो। दूसरा है बिलीव, कि जो आपने सोचा है, जो आपने फील किया है, उसके ऊपर बिलीव करो। हो सकता है इस पल नहीं हो, लेकिन अगले पल होगा। हम कहेंगे अच्छा इस पल नहीं हुआ, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम लोग को कहना है दिल से कि ये अभी रास्ते पे है ना, कि जो चीजें हम सोचे हैं वो अभी रास्ते पे है, आएगा, एक टाइम आएगा कि वो मेरे पास आएगा, इट इज ऑन द वे। गेटिंग माई पॉइंट। फिर उसके बाद आप सोचने के बाद क्या होगा, कि बिलीव करने के बाद आपको क्या होगा, रिसीव होगा, वो चीजें रिसीव होना स्टार्ट हो जाए, कि वो बिलीव करोगे आप, नहीं मैं बनूंगा, मैं जरूर बनूंगा एक दिन। समझ रहे हो। ऐसा नहीं, तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा फील होगा, और अच्छा फील होगा तो आपका अच्छा रिजल्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसलिए आपको अच्छा सोचना इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप से पूछो कि हमें क्या करना है, उसके ऊपर बिलीव करो, और अगर बिलीव करोगे तो एक ना एक दिन आपको जाकर के वो रिसीव होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपका लास्ट है कि हर एक जो भी 9, 10th, 7, 8 के अंदर है, तो वो सोचना शुरू करे कि हमें क्या बनना है। ये आप सोचना स्टार्ट कर दे, इट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि वो एसएससी कर रहा है, वो यूपीएससी कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हमें भी इंजीनियरिंग करना चाहिए, नो। समझ रहे। आप हैं, आपका लाइफ है, आप डिसाइड करें कि क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या है जो आपको अच्छा फील देता है, गुड थिंकिंग देता है। जो गुड थिंकिंग देगा वही गुड फीलिंग होगा, और जो गुड फीलिंग होगा वही अच्छा एक्शन में कन्वर्ट होगा। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए आप सोचे कि आपके लिए अच्छा क्या है, और माँ बाप को भी इस अच्छा थिंकिंग में उनका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बेटा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर तुम्हें बनते हुए देखना है तो तुम्हें डॉक्टर नहीं करना है, नहीं, जो आपके बच्चे को अच्छा लगता है वही चीज आप कराइए। गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए, और फिर हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे कि क्या 10 के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, 12th के बाद क्या बच्चों की अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजों के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ सपोर्ट जरूर करते रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को धन्यवाद, नमस्कार।